नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपकी क्लास में। तो आज हमारी यहाँ पर बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी वाले बच्चों के लिए क्लास है। और बिहार में कोई ऐसा साहित्यिक और सामान्य हिंदी ऐसा नहीं चलता है, सेम चलता है सभी के लिए। जो अनिवार्य हिंदी होता है वही है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी हिंदी पढ़ रहे हैं। जो आप लिटरेचर में लेते हैं, जैसे 11th क्लास में आकर हम सब्जेक्ट लेते हैं और वो लिटरेचर हिंदी होती है, उसमें साहित्य आ जाता है, तो वो नहीं है, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप ऐच्छिक सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय या फिर वैकल्पिक विषय बोलते हो, वो नहीं है। ये अनिवार्य विषय है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं। तो उसी को हम पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है दिगंत भाग 2 हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दिगंत भाग 2 का हमने फर्स्ट चैप्टर गद्य भाग का कर लिया है, जिसका नाम था बातचीत, और जो लिखा गया था एक निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। तो कल हमारी ऐप पर क्लास थी, आप सभी को पता है, हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए है। आज हमारा यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और वो कहानी है और जिसका नाम है उसने कहा था, और लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। और आज हमारी क्लास केवल और केवल जीवन परिचय को लेकर होगी। नेक्स्ट क्लास में, अब अगले हफ्ते की क्लास आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे जो कहानी मील का पत्थर साबित होती है। हिंदी कथा साहित्य के जगत में मील का पत्थर है उसने कहा था। और बहुत ही शानदार कहानी है, अगर आपने कभी पढ़ी हो ना पढ़ी हो तो कोई बात नहीं। शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, शत शत नमन है इनको सबसे पहले। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हम जन्म की बात करते हैं। अगर आप चाहे तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं जीवन परिचय, अगर आप चाहो तो डिटेल फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे हम लाइन वाइज लिखते हैं ना, मतलब निबंध टाइप जो लिखते हैं, पैराग्राफ टाइप, वो भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर ऐसे लिखते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और वैसे आपने पैराग्राफ टाइप में लिखा है तो उसमें भी ऐसी बात नहीं है मार्क्स नहीं मिलेंगे। बस आपने जो आंकड़े लिखे हैं, जो जैसे उनका जन्म लिखा है तो उसके नीचे आप हाईलाइट कर दीजिए या फिर उसको अलग कलर से लिख दीजिए, पेन यूज़ करने देते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। उससे क्या पता चलेगा भाई आपने जो आंकड़े लिखे हैं वो यहाँ लिखे हैं पैराग्राफ फॉर्म में। तो पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि हम इस फॉर्म में लिख दें, ताकि जस्ट हमारे जो एग्जामिनर है वो फटाफट इसे चेक करके हमें फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जन्म की बात करते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 83, कई बच्चों को हिंदी में गिनती नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, लेकिन हमें हिंदी में भी आनी चाहिए बच्चों। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है। कई बच्चों की तो तीनों ही हिंदी है, तीनों ही भाषा है, कई बच्चों की अलग अलग है, मातृभाषा अलग है। तो हिंदी में भी हमें जो गिनती है वो संख्या पढ़नी आनी चाहिए। तो चंद्रधर शर्मा जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, यानी कि 1883 में, ठीक है। याद हो गया सभी को। नेक्स्ट देखिए, निधन की बात करते हैं। एक ही चीज, दो ही चीज पूछी जाती है, जन्म पूछा जाता है, मृत्यु पूछी जाती है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है क्योंकि हम नश्वर है, ठीक है। तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। याद हो गए दोनों आंकड़े? फटाफट आगे चलते हैं अब। और जन्म स्थान की बात करते हैं तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। और जयपुर सभी जानते हैं बहुत ही अच्छी सिटी है, घूमने के लायक है, तो विश्व प्रसिद्ध है। ये भारत का पेरिस कहा जाता है देखा जाए तो, ठीक है। आगे देखिए, मूल निवास। जन्म तो यहाँ हुआ था लेकिन जो मूल निवास है, जो मूल रूप से वह रहते थे, वो गुलेर नामक स्थान था, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक गांव में उनका मूल स्थान था, यानी कि वो रहने वाले थे। और जन्म कहाँ हुआ था उनका? जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। याद हो गई ये सारी चीजें? आगे देखिए, पिता की बात करते हैं तो पंडित शिवराम इनके पिता का नाम था। शिक्षा की बात करते हैं तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा पैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था, ठीक है। तो
शिक्षा का इतना नहीं आता है, लेकिन हम जीवन परिचय लिखते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी इम्पॉर्टेंट लेखक है जो हमारे जीवन परिचय के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज आपको याद हो गया अच्छे से कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, जन्म स्थान कौन सा है और मूल स्थान कौन सा है, मूल निवास जो है, पिता का नाम क्या है, शिक्षा बचपन में संस्कृत में हुई थी, संस्कृत की शिक्षा उसके बाद में 1899 में इलाहाबाद में, ठीक है, कहाँ पर, संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद से की थी उन्होंने, तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः, कोलकाता से उन्होंने क्या किया था, एंट्रेंस और मैट्रिक की थी। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया था और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था उन्होंने। ठीक है, आगे चलते बच्चों, अब वृत्ति की बात करते हैं। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयप सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अभिभावक बने थे। किनके बने थे भाई? जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग, खेतड़ी एक रियासत थी, उस रियासत के एक नाबालिग राजकुमार थे। उन राजकुमार यानी कि राजा बोल सकते हैं हम जिन्हें, लेकिन नाबालिग थे इसलिए हम उन्हें राजकुमार कहेंगे। तो खेतड़ी के जो राजकुमार थे राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। मेयो कॉलेज सभी को पता है कहाँ पर है, अजमेर में है, और वे अजमेर में आ गए थे क्योंकि खेतड़ी के जो राजा थे, राजकुमार थे, उनके अभिभावक बने थे, उनके गार्जियन बने थे। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे थे। जयपुर भवन छात्रावास है, हॉस्टल है, उसके अधीक्षक भी रहे थे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे थे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे थे। मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना करी थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। आप बनारस कहो या काशी कहो एक ही बात है। तो ये जो स्थापना है ये किन्होंने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। 1930 के आसपास करी थी, कुछ ऐसा ही आंकड़ा है इसका, है ना। और तो मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें निमंत्रण दिया किन्हें? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को कि भाई आप यहाँ पर आओ, और वहाँ आए और प्राच्य विभाग के कार्यवाहक बने, प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे थे। ठीक है, संपादन देखिए इन्होंने क्या क्या किया था। समालोचक थे, संपादन में उन्होंने आलोचनात्मक लेख लिखकर संपादन किया। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी संपादन किया उन्होंने। समालोचक नाम की एक पत्रिका, संपादन किनका होता है बच्चों? पत्रिकाओं का होता है। तो पत्रिकाओं में उन्होंने समालोचक नाम की पत्रिका और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये भी एक पत्रिका है। तो इन दोनों का संपादन किन्होंने किया था भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था। एक बार फिर से देख लीजिए कि वृत्ति क्या है। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे थे। उसके बाद में 1916 में वे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे थे और समालोचक और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया था। ठीक है, क्लियर हो गया है। ये इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है, इतना तो कंपलसरी है। उसके बाद में आप इनकी रचनाएं भी लिखेंगे। अभी तो कौन कौन सी विधाओं में काम किया है ये भी आप लिखोगे, तो वो अब आएगा। यहाँ पर रचनाओं की बात आती है। तो रचनाओं में देखिए सबसे पहले आता है उनकी कहानियां। तो कहानियां देखिए बच्चों, सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ था और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए बच्चों, ये जो तीनों कहानियां हैं गुलेरी जी की, इन तीन कहानियों ने ही गुलेरी जी को कहानी क्षेत्र में स्थान दिला दिया। अब आप सोचिए इन कहानियों का जो स्टैंडर्ड है या कहानियों की उत्कृष्टता है, इतनी खासियत है, वो क्या होगी, तो ये हम कहानी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो दो कहानियां तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने कहा था कहानी जरूर है। तो वो पढ़कर हम देखेंगे कि उनकी कहानी लिखने की जो कला है वो कितनी उत्कृष्ट श्रेणी की है।
प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन भी उन्होंने किया। कहानियां लिखी, 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और उसने कहा था 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा 1911 में प्रकाशित हुई थी और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। और प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन किया। कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल संस्कृत की टिपरारी, देवनाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। यहाँ से और यहाँ तक उनकी निबंध विधा आ गई है, ठीक है। और ये भी इनके निबंध है यहाँ से, मतलब इन्होंने निबंध भी काफी लिखे हैं। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हुई है। टिप्पणियां का मतलब होता है इन्होंने किसी आलोचना को लेकर, किसी रचना के ऊपर उन्होंने या किसी लेखन के ऊपर उन्होंने आलोचना करी और आलोचना के आधार पर उन्होंने कार्य किया है, तो आलोचना के ऊपर उन्होंने टिप्पणियां भी लिखी है। तो देखिए, कहानियां लिखी है, निबंध लिखे हैं और टिप्पणियां लिखी है। 3 तरह की विधा है। कौन कौन सी है देखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा जी ने कहानियां लिखी है, निबंध लिखे हैं और टिप्पणियां लिखी है। ये 3 विधाओं में उन्होंने कार्य किए हैं। तो ये 3 विधाएं देखनी है कि कहानियां 3 हैं उनकी, याद हो गई अभी तक। अगर निबंध याद नहीं होते तो थोड़े बहुत याद कर लीजिए, जरूरी नहीं है सारे करने हैं आपको, ऐसा नहीं कहूँगी। और टिप्पणियां उनकी जैसे क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन, खोज की खाज या अनुवादों की बाढ़, 3-4 ये ज़्यादा नहीं है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों। अंग्रेजी में अ पोयम बॉय अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध है उनके। इंग्लिश में भी उन्होंने कार्य किया है। तो इंग्लिश में देखिए, उन्होंने अ पोयम बॉय अ कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध लिखे हैं। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी उन्होंने लिखी है। तो कविताओं में, काव्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही कम कार्य किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। कब के? 20वीं शताब्दी के पहले चरण में, पहले ही स्टेप में वे बहुत ही अच्छे हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे, गद्य साहित्य के। तो गद्य उन्होंने ज़्यादा लिखा है, पद्य कह रहे हैं कि कहानियाँ कुछ ही लिखी थी, तो पद्य साहित्य उनका इतना उपलब्ध नहीं है, थोड़ा सा ही है। लेकिन गद्य में उन्होंने जो उत्कृष्टता दिखाई है वो कहीं और उन्होंने नहीं दिखाई है। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे अपने समय के। मोस्टली जितने भी साहित्यकार हैं, आपको पता है कई साहित्यकारों ने तो स्वाध्याय किया, यानी कि सेल्फ स्टडी से भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और एक एक साहित्यकार 3 से 4 भाषाओं के ज्ञाता होते थे। आज हम 2 भाषाओं को भी नहीं सीख पाते हैं। हमारी बेसिक पढ़ाई जो है, बेसिक शिक्षा है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाएं हैं। लेकिन हम संस्कृत और इंग्लिश को थोड़ा सा टफ मानते हैं। कई बच्चों को हिंदी नहीं आती है, कई बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, कई बच्चों को संस्कृत नहीं आती है। तो हमारे यहाँ पर भी 3 भाषाओं का समायोजन है, लेकिन हम 3 भाषाओं को पढ़ नहीं पाते हैं ढंग से, उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन वे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में प्रकांड विद्वान थे। आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। उस समय प्राकृत और अपभ्रंश जो भाषा चलती थी, हिंदी साहित्य जगत में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का भी उल्लेख है, उनका भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये भी क्लियर हो गया कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के प्रमुख गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, वे अपने समय के हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और के ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, हो गया ये। आगे चलते हैं। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनको ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी, अद्यतन का मतलब होता है शुरू से अंत तक, और तलस्पर्शी माना जाता है, मतलब जमीन से माना जाता है। कि पुरातत्व विभाग की बात करें, इतिहास की बात करें या भाषा शास्त्र की बात करें, इन तीनों ही विषयों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मतलब गहराई से, तल रूप का मतलब क्या होता है? तलस्पर्शी, गहरा ज्ञान था। गहराई कहाँ होती है कि हम जैसे पानी के ऊपर है और पानी के अंदर हम जाते हैं, तो गहराई का मतलब ये होता है कि उसकी जो तल है उसको स्पर्श करके हम पता लगाते हैं कि कितनी गहराई है। तो ये जो ज्ञान था तीनों क्षेत्रों में उनका गहराई से ज्ञान था, और अद्यतन यानी कि शुरू से और अंत तक था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख,
टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। तो कौन से युग के थे बच्चों? वे द्विवेदी युग के लेखक थे, साहित्यकार थे। गुलेरी जी द्विवेदी युग के थे, याद रखिएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि भाई गुलेरी जी कौन से युग के साहित्यकार थे या गद्यकार थे, तो ऑप्शन में आ गया छायावाद के थे, भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे या प्रयोगवाद के थे। कहाँ के थे? वे द्विवेदी युग के थे, याद रखिएगा। गूढ़ और विदग्ध हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए, अब भाषा शैली की बात आती है तो कैसी भाषा शैली थी? गूढ़ भाषा का प्रयोग करा है, विदग्ध और हास परिहास यानी कि मजाकिया तौर पर वे जो भी बात करते हैं उस तरह से उन्होंने अपने गद्य में भाषा का प्रयोग करा है। व्यंग्यपूर्ण भाषा का भी प्रयोग करा है कि जहां पर उनको समाज को कोई बात बतानी है तो उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग करा है। एक कमेंट देकर भी उन्होंने समाज को कुछ बताने का प्रयास करा है। कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते थे। अब अपने समय से कि द्विवेदी युग में जो भाषा का चलन चल रहा था, जो प्रवृत्तियां चल रही थी, उस प्रवृत्तियों से कहीं आगे दिखाई दिए थे। उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उन द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों, द्विवेदी युग की विशेषताओं से कहीं आगे थी, वे कहीं आगे का सोच रहे थे। तो ये होती है विलक्षण क्षमता, प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की पहचान होती है। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। अपने समय के बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लेखक थे, वे ब्रिलियंट राइटर थे, ऐसा कह सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों आप सभी को? आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या क्लास में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? तो एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं बीच में अभी देख लूंगी। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी है, देख लीजिए। हम तो कहते हैं कि कथा सम्राट थे, वो कहानी संग्रह लिख डाले थे। कहानी संग्रह भी कई जो कथा सम्राट है या कथाकार जो होते हैं कई कहानी संग्रह लिख लेते हैं और एक संग्रह में 100 200 कहानियां होती है। लेकिन गुलेरी जी ने तो मात्र 3 कहानियां लिखी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इतनी 3 कहानियां तो कोई भी लिख डालता है। हम भी कहेंगे कि भाई 3 कहानियां लिख दो और साहित्यकार बन जाओ। तो देखिए, लेकिन उन कहानियों की विशेषता देखिए अभी क्या बताते हैं कि गुलेरी जी ने 3 ही कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। तो उनकी जो कहानियां हैं वो मील का पत्थर साबित होती है बच्चों। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली, शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात का मतलब होता है शास्त्र में निपुण, शास्त्र का ज्ञाता बोल सकते हैं हम, ठीक है। गंभीर प्रकृति का विद्वान, ऐसी सर्जनात्मक भाषा क्रिएटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं जिसको, ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संघान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका। यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। 3 कहानियों के बल पर कोई कहानीकार कैसे साबित हो सकता है? इतने बड़े साहित्य जगत में सिर्फ 3 कहानियां लिखकर और आप हिंदी गद्य में अपना नाम चरमोत्कर्ष पर रखते हो, कथा सम्राटों के क्षेत्र में रखते हो, कथाकारों के रूप में अपना नाम आपने साबित कर दिया है। तो सोचिए उन कहानियों में कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी गहराई है, कितना तलस्पर्शी वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जब हम कहानी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो आप अपने जीवन परिचय में इसमें से भी आप थोड़ा सा कुछ बनाकर लिख सकते हो कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी कितने उत्कृष्ट श्रेणी के प्रतिभावान कहानीकार थे या गद्यकार थे या निबंधकार थे या साहित्यकार थे। भाषा शैली की बात करें, किसी की भी बात करें आप, शिल्प के कारण, भाषा शैली के कारण, विषय वस्तु के, कि उन्होंने टॉपिक कहाँ से लिया, विषय वस्तु क्या होती है, कि कहानी का टॉपिक क्या विषय होना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, किस तरह का वातावरण होना चाहिए, या फिर शिल्प के कारण कि उन्होंने क्या क्या खुद ने बनाया, उनकी मौलिक रचना, उन मौलिकता की बात यहाँ की जा रही है। तो द्विवेदी युग में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं थी, ये प्रवृत्ति आगे बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने द्विवेदी युग में ही आगे आने वाली प्रवृत्ति को पहले ही ले लिया, इसलिए उनकी कहानियां इतनी मील की पत्थर साबित होती थी। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक का मतलब क्या होता है? कुतूहल होता है। कुतूहल यानी कि जानने की इच्छा होता है। सरीखी यानी कि समान, सरीखी का मतलब होता है समान,
प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं है कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा गंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है, इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। तो इनकी जो विषय वस्तु है या उनकी जो कहानी है, कथ्य का मतलब होता है कथा, कथा का स्वरूप, ठीक है। कथ्य का मतलब क्या होता है? कथा का स्वरूप बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है और महत्वपूर्ण तथा समय से आगे होता है इनकी कहानियों में, इसलिए इनकी कहानियां इतनी विलक्षण साबित हुई है। अब आती है यहाँ पर, अभी तक हमने चंद्रधर शर्मा जी की जो जीवन परिचय वो पढ़ लिया था। आपको इस जीवन परिचय को आप कहोगे कि मैम ये तो 4-5 पेज का है, हम नहीं लिख पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आपको क्या लिखना है? जन्म लिखना है, मृत्यु लिखनी है, उनका जन्म स्थान लिख सकते हो, या पिता का नाम लिख लिया, या फिर शिक्षा लिख ली उन्होंने, या उनकी रचनाएं लिख दो। रचनाएं बहुत सारी है, उसमें से आप कहानियाँ 3 कहानियाँ तो आपको लिखनी है, उसके साथ आपको टिप्पणियाँ लिखनी है, उनका संपादन लिखना है कि समालोचक और नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया था, वो लिख लीजिए, और उनके 2-3 निबंध लिख लीजिए। उसके बाद उनका अंग्रेजी साहित्य लिख लीजिए कि अंग्रेजी साहित्य में भी उन्होंने काम किया है। उसके बाद आप लिख लीजिए कि हिंदी साहित्य जगत में उनका स्थान क्या है। तो वो सारी चीज़ें लिखने के अगर लिख लेते हो तो आपका जो जीवन परिचय वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम कहानी के बारे में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है, कि उसने कहा था जो कहानी है वो किस तरह की रचना है, क्या उसमें दिया गया है, क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, और कहानी की क्या प्रवृत्ति है, क्या वृत्ति है, और हम कहानी को किस भूमिका के आधार पर, किस विचारधारा के आधार पर पढ़ते हैं, ये हमें देखना है। क्योंकि कोई भी कहानी हम पढ़ तो लेते हैं, किसी भी कहानी को लिखने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कोई कथानक होना चाहिए, उसमें पात्र चरित्र चित्रण होना चाहिए, देश काल और वातावरण होना चाहिए, उसके बाद में क्या कहते हैं, भाषा शैली होनी चाहिए। तो ये 5-6 जो चीज़ें हैं, कहानी के जो तत्व हैं, उन तत्वों को लेकर कोई कहानी लिखी है, तभी वो एक सार्थक कहानी साबित होती है। ऐसे अनर्गल कहानियाँ आपने लिख ली तो ऐसा नहीं होता है। आपका देश काल वातावरण होना चाहिए, कहानी का विषय ऐसा होना चाहिए जो समाज को प्रेरित कर सके, तो विषय वस्तु पर खास ध्यान रखना है। कहानी का उद्देश्य होना चाहिए कि आप कहानी क्यों लिख रहे हो, कहानी का उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी कहानी बिना उद्देश्य के, कोई भी नाटक बिना उद्देश्य के, यानी कि कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती है। इसलिए कहानी का भी उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। वातावरण क्या है इसका, कथानक क्या है इसका, मतलब क्या कहना चाह रहा है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए एक कहानी लिखने के लिए। अब यहाँ देखते हैं हम कि उसने कहा था जो कहानी है वो क्या है, किस तरह की रचना है। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। अमर रचना क्यों कहेंगे बच्चों अमर रचना? क्योंकि मील का पत्थर साबित होती है कहानी क्षेत्र में, कहानी जगत में। उसने कहा था कहानी मील का पत्थर साबित होती है और अमर हो चुकी है। आज भी अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है ये आज के ज़माने की कहानी है, मतलब हर एक जनरेशन में वो फिट होने वाली कहानी है। ऐसे शब्दों का, ऐसे वातावरण का, ऐसी कथा वस्तु का, ऐसे उद्देश्य को पूरा किया गया इसके अंतर्गत। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल रॉय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी, तो वैसे ही अमर हो गई है बच्चों। इसके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। नाट्य रूपांतरण का मतलब कि उसने कहा था कहानी को लेकर कई बार रंगमंच पर अभिनय भी किया जा चुका है, कई बार ऐसे कोई धारावाहिक भी बने हुए हैं, और फिल्म भी विमल रॉय के द्वारा इस कहानी के ऊपर फिल्म भी निर्मित की गई है, निर्देशित की गई है। तो आप सोचिए कि कहानी कितनी सार्थक और कितनी मील का पत्थर साबित हुई है। शुद्ध प्रेम को आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। अब आप बात करते हो कथ्य की, तो यही आपका कथ्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये है। पूरी कहानी का जो सार है आप यही बोलोगे, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, कि शुद्ध प्रेम को आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। यह मैं आपको बताऊंगी कि कैसे है, थोड़ा सा मैं अभी आपको डिटेल में बता सकती हूँ। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे
बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। यहाँ से शुरू होती है बस कि 12 वर्ष का लहना सिंह है और 8 वर्ष की एक लड़की है, वो तांगे के नीचे आने वाली थी। लहना सिंह उसको बचा देता है, दोनों गिर जाते हैं, दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है, आंखों ही आंखों में प्रेम होता है और फिर वो दोनों बिछड़ जाते हैं, कुछ वार्तालाप होता है और बिछड़ जाते हैं। उसके बाद कई वर्षों बाद फिर से उनकी मुलाकात होती है, फिर वो अपने प्रेम को कैसे उत्सर्ग कर देते हैं, कैसे न्यौछावर कर देते हैं, वो बात यहां पर बताइए। लड़का लड़की को ये पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुड़माई यानी मंगनी हो गई क्या, और ये पंक्ति पूरे कहानी में आप कहेंगे कि पूरी कहानी को समझने के लिए तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो हास परिहास का जो विषय है वो यहाँ पर दिखता है कि वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि तेरी मंगनी हो गई क्या। अब वो क्यों पूछ रहा है, 12 वर्ष का लड़का है, 8 वर्ष की लड़की से पूछ रहा है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई, देखते नहीं या रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। किससे? उस लड़की की, जिस लड़की से 12 वर्ष की अवस्था में, जब वो 8 वर्ष की अवस्था की थी, लहना सिंह पूछते हैं कि तेरी कुड़माई यानी तेरी मंगनी हो गई, तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। फिर वो दोबारा मिलती है मार्केट में और फिर पूछते हैं कि तुम्हारी तेरी कुड़माई हो गई, तो वो कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं मैंने ये जो रेशम का शालू यानी कि कुछ चुन्नी जैसा पहन रखा है। तो लहना सिंह उस समय थोड़े से हतप्रभ निराश हो जाते हैं। हतप्रभ का मतलब होता है निराश होना, निराश हो जाते हैं। उसके बाद में कई वर्ष निकलते हैं, युवा हो जाते हैं और जो लड़की होती है उसका विवाह हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर उस लड़की से मुलाकात होती है, विवाह नहीं मुलाकात होती है, और जिसका नाम होता है सूबेदारनी। तो सूबेदार होते हैं, सूबेदार के जो पत्नी होती है उन्हें सूबेदारनी कहते हैं। तो सूबेदारनी के रूप में वो उस लड़की को देखते हैं। सारी कहानी फिर से आंखों में छा जाती है। लेकिन अब लहना सिंह अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करते हैं, उनका प्रेम वहीं अपने मन में रहता है और अब वे अपना दायित्व पूरा करते हैं जो सूबेदारनी के द्वारा उनको दिया जाता है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे पति और बेटे यानी कि बोदा, हजारा सिंह उनके पति थे और बोदा सिंह उनके बेटे थे, का ख्याल रखना, क्योंकि वे भी मोर्चे पर गए हुए थे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के, क्योंकि वे भी सेना में थे। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोदा सिंह की रक्षा की। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती है, गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। तो यही बात बताई है। तो आपने कहानी का थोड़ा सा रूप देख लिया है कि कहानी क्या कह रही है। अब हम जब भी कहानी पढ़ेंगे तो हमको कहानी जो है आसानी से समझ में आ जाएगी कि भाई क्या आ रहा है, क्या कहा जा रहा है, कौन क्या बात कह रहा है, किन परिस्थितियों में कह रहा है। तो ये कहानी आज भी पढ़ते हैं तो प्रेम, जहाँ भी प्रेम की बात आती है हमेशा चीज़ें नई हो जाती है। तो कहानी को आप कभी भी पढ़िए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम जब था उसका उत्सर्ग हुआ है, उसका बलिदान हुआ है, तो कहानी हमेशा नई सी लगती है। इस तरह प्रभान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कुतूहल क्या होता है? जिज्ञासा। कुतूहल क्या होता है बच्चों? जिज्ञासा। कि शुरू से ही कहानी पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ने के समय से ही हमें जिज्ञासा होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यही जिज्ञासा उत्पन्न करना किसी भी साहित्यकार का दायित्व होता है। अगर वो पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है और पाठक उस रचना को पूरा पढ़ लेता है तो उसकी जो रचना है वो सार्थक सिद्ध होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ा, उसको लग रहा है कि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, क्या है ये, क्या चीज़ है, वो रचना को छोड़ दे, पढ़ना छोड़ दे उस विधा को, तो वो फिर वो सार्थक सिद्ध नहीं होती है। तो रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और यह कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। उसने कहा था कहानी में पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की,
चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित हुआ है। अब आप कहोगे मैम कैसी लैंग्वेज लिखी गई है, तो ये थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग करा है, संस्कृत भाषा का प्रयोग करा है कि उसने कहा था कहानी में यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है, सत्य को जागृत किया है, उस समय के वास्तविकता को, और सुरुचि की चरम, सुरुचि यानी कि बिल्कुल वास्तविकता तो प्रकट की जा रही है लेकिन रुचि के साथ प्रकट की जा रही है, और मर्यादाओं में रहकर, तो मर्यादाओं का भी ध्यान रखा गया है, इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा गया है कि आपको कितनी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, साथ में यथार्थ यानी कि वास्तविकता को भी प्रकट किया गया है कि समाज में ऐसी वास्तविकता हमें दिखाई देती है। घटना इसकी ऐसी है कि जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। स्वर्गीय स्वरूप क्यों कहेंगे, क्योंकि जो प्रेम था वो कैसा था, मतलब आंतरिक। रहना सिंह के मन में सुबेदारनी के प्रति, सुबेदारनी तो बाद में थी, लेकिन उस लड़की के प्रति बचपन का जो प्रेम था वो अंत तक बना रहा। उन्होंने वो अंत तक सोचते रहे कि उस लड़की से मैंने प्रेम किया था, आंतरिक प्रेम किया था, और आंतरिक प्रेम कैसा था, शुद्ध प्रेम था, इसलिए उसे स्वर्गीय प्रेम की संज्ञा दी गई है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा था, मतलब कुछ लहना सिंह ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे उसको शर्मिंदा होना पड़े, कि उसने कहा था कहानी में पक्के यथार्थ यानी कि वास्तविकता को, पक्की जो वास्तविकता थी उसको बताया है, सुरुचि बताई है कि यानी कि रुचि थी उस बात में, वह बताई है, साथ में मर्यादा की बात की गई है कि लहना सिंह की बात करें या सुबेदारनी की बात करें, किसी ने भी अपनी मर्यादाओं का त्याग नहीं किया है। भावुकता बताई है कि लहना सिंह कितने भावुक हो जाते हैं और अपने जीवन का आत्मोत्सर्ग कर लेते हैं, साथ में चरम अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है, यानी कि गुलेरी जी ने ये जो कहानी लिखी है बिल्कुल निपुणता के, यानी कि वो इतने माहिर थे कहानी लिखने में, मतलब ऐसा लगता है कि 3 कहानियां नहीं, उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिख डाली है और इतनी कहानियों में इतने माहिर हो गए थे कि उसने कहा था कहानी उन्होंने ऐसे ही लिख डाली, लेकिन उसमें सारी चीजों का ध्यान रखा है। ये कौन कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार है। घटना इसकी ऐसी है कि जैसे बराबर हुआ करती है, मतलब हमेशा सही में ऐसे वास्तविक, हम बोलते नहीं तो फिल्मी मैटर हो गया है, एक फिल्मी सीन हो गया है, ऐसे ही जैसे हमेशा हुआ करती है ऐसे इसकी घटना साबित हुई है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। भीतर से लहना सिंह के अंदर का प्रेम था, चाहे सुबेदारनी को भी याद आ गया हो कि ऐसा कोई सीन बचपन में हुआ था, और सुबेदारनी के मन में भी अगर कोई ऐसा विचार हो, तो दोनों ने अपनी मर्यादाओं का ध्यान में रखा है। जब हम मर्यादाओं में रहकर अगर प्रेम कर रहा है तो वो स्वर्गीय प्रेम होता है, यानी कि शुद्ध प्रेम होता है, तो शुद्ध प्रेम किया था। केवल झांक रहा है, केवल और केवल झांक रहा है, कुछ ऐसी हरकत नहीं कर रहा है जिससे निर्लज्ज होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। तो निर्लज्जता के साथ पुकार नहीं रहा है या करा नहीं रहा है, यानी कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा विभत्स यानी कि ऐसा कोई घृणा करने वाला कोई सीन या घृणा करने वाली कोई हरकत, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय वातावरण यानी कि शुद्ध प्रेम दिखाई दे रहा है, और शुद्ध प्रेम के साथ में उत्सर्ग दिखाई दे रहा है कि कौन किसके लिए क्या बलिदान कर रहा है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचा है, यानी कि अगर सुरुचि यानी कि रुचि के साथ उन्होंने कई कार्य किया है और उसके ऊपर निर्लज्जता यानी कि कोई शर्मिंदगी का कोई घात नहीं हुआ है, उन्हें कोई डर नहीं है। आगे देखिए, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है, कि घटना जो घटित रही है वो ही पूरी कहानी एक्सप्लेन कर रही है, पात्रों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। लहना सिंह जब सुबेदारनी से प्रथम बार मिलते हैं तब उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप और घटना से ही पूरा वातावरण समझ में आ जाता है, उनके मन के मनोभाव समझ में आ जाते हैं, सुबेदारनी के विचार समझ में आ जाते हैं, उनका मौन रहना भी कुछ कहने की बात समझ में आ जाता है। तो इस कहानी में गुलेरी जी ने पात्रों की मर्यादाओं का, उनके नियंत्रण का, उनके शुद्ध प्रेम का बिल्कुल ध्यान रखा है। किसी भी तरह की ऐसी निर्लज्जता या विभत्स घटना को या विभत्स रूप को या विभत्स कोई वातावरण को प्रस्तुत नहीं किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना यह है, मात्र ये कहना है कि कहानी इतनी शुद्ध और सात्विक तरीके से लिखी गई है, सात्विकता बताई गई है, पात्रों में इतनी शुद्धता बताई है, पात्रों में इतनी ईमानदारी बताई है कि ये कहानी मील का पत्थर वास्तविक तौर पर साबित होती है। तो बच्चों, आज हमने देख लिया है, यहाँ पर क्या देखा है,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय देखा है, उसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई मृत्यु देखिए, उनकी शिक्षा दीक्षा देखिए, उनका जन्म स्थान मूल स्थान कहाँ पर है, उनका जो कार्य है साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या स्थान है, उनकी रचनाएं है, जीवन परिचय में देखा। उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई जो मील का पत्थर साबित होती है, उसने कहा था कहानी के बारे में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से पता चल गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। लहना सिंह और जो लड़की थी उसके बचपन के प्रेम को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में जो मर्यादाएं थी उस युवावस्था की मर्यादाओं को पढ़ने वाले हैं और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग को पढ़ने वाले हैं। तो तैयार रहिए। और उसके बाद हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं कि उनके विचार इस कहानी को लेकर क्या थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक गद्यकार थे और छायावाद युग के पद्यकार भी माने जाते हैं, तो साहित्यकार बोल सकते हैं हम इन्हें। समालोचक थे, निबंधकार थे, ठीक है, पद्यांश मतलब काव्य भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। तो आज हमारी जो क्लास है यहीं पर ही है। आपको अच्छे से समझ में आया गुलेरी जी का जीवन परिचय और उसने कहा था कहानी की भूमिका। तो अगली क्लास में यानी कि अगली क्लास हमारी अगले हफ्ते ही होगी, तो अगले हफ्ते हम इस कहानी को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।